हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में बोल सकते हैं विद्युत धारा। बच्चों चैप्टर नंबर 3 है। ये 12th पर्पस से, 12th के लिए तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन अगर आप IIT, नीट और डिफेंस जैसी एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं या तैयारी अभी से चालू कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो इन वीडियोस को देखने के बाद में आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। हमारा लेवल कुछ इस तरीके का होगा कि हम कोर्स को भी कंप्लीट करेंगे, हम इसके साथ में नीट और IIT के बेसिक क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और टू द एडवांस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में मेरे साथ में बनेगा टिल द एंड। आपको बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें आपने 10th का पार्ट भी पढ़ रखा होगा, तो 12th में आप कहाँ तक आप स्विच करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो टॉपिक को चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक बहुत अच्छा चैप्टर है, 10th में आपने इसके लिए बेसिक पढ़ रखा है। जब भी हम करंट की बात करते हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि करंट किसके कारण फ्लो हो रही है। वो कौन सी चीज है जिसके कारण किसी भी कंडक्टर में या किसी भी मटेरियल में करंट फ्लो हो सकती है। एक दिमाग में आ जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या दिमाग में आता है? इलेक्ट्रॉन आता है। अब क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो करंट फ्लो करवा सकते हैं? तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या वो सारे के सारे कैपेबल हैं करंट को फ्लो करवाने के लिए? इसका आंसर होता है बच्चों नो। सारे इलेक्ट्रॉन कैपेबल नहीं होते। जो इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के अंदर मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, आपने ऐसा पढ़ रखा होगा ना। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, सोडियम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सोडियम का न्यूक्लियस हो जाएगा। इस न्यूक्लियस में क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, है ना। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इनको तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसके अराउंड चलो। जो सोडियम है, Na है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है। कितना है बच्चों? 11 है। और अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इससे हमें क्या पता चलता है? हम बोलते हैं कि उसके न्यूक्लियस के पास में 11 प्रोटॉन है। उसके न्यूक्लियस के पास में कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। चलिए, और पूरे एटम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन भी है। और एटम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 11 इलेक्ट्रॉन्स। 11 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे देखेंगे? तो हमने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर फर्स्ट में, फिर 8 यहां पर आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। कितना हो गया? 3 3 6 8 हो गए। डन। अब कितने रिमेनिंग? तो 2 + 8 दैट इज 10, स्टिल 1 इज रिमेनिंग। ये यहां पर आएगा, ठीक है। ये जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये वाला इलेक्ट्रॉन हम बोलेंगे दिस विल बिहेव एज फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये किसकी तरफ बिहेव करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ बिहेव करेगा। और इसी के कारण क्या फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये वाले जो अंदर वाले हैं ना, ये न्यूक्लियस से बाउंड हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इनका जो डिस्टेंस अगर आप देखोगे, इन इलेक्ट्रॉन्स का अगर आप डिस्टेंस देखने की कोशिश करोगे तो ये डिस्टेंस जो है वो कम है। ये डिस्टेंस कम है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में, ठीक। अगर डिस्टेंस अगर कम होता है, समझिए इस चीज को, अगर डिस्टेंस कम होता है तो हम बोलते हैं फोर्स का एक फॉर्मूला आपने कुछ इस तरीके का पढ़ा होगा। कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था क्या? K(Q1 Q2) / R², डिस्कस किया था। चलिए, इसमें हम बोलते हैं कि अगर डिस्टेंस कम होती है तो फिर फोर्स क्या हो जाता है? पावरफुल हो जाता है। यही तो होता है। और अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो फिर फोर्स कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखें। तो हमने बोला यहां डिस्टेंस कम है, तो ये जो प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो भैया ये जो है ना, ये फ्री नहीं रह सकता, ये घूम नहीं सकता, अपने मन मर्जी से कहीं पे भी डोल नहीं सकता, जिसे हम मारवाड़ी में बोलने की कोशिश करेंगे। तो ये अपनी जगह पर, मतलब इसी के अराउंड क्या करता रहेगा? रिवॉल्व करता रहेगा। इट इज बाउंड टू न्यूक्लियस, ठीक है। इसका देखो, इसके साथ में क्या है? डिस्टेंस अभी भी कंपैरेटिवली कम है,
कंपैरेटिवली कम होने के कारण ये कम हुआ, आर की वैल्यू कम हुई, फोर्स क्या है, ज्यादा है। अट्रैक्शन फोर्स यहां पर भी बहुत ज्यादा है, तो ये वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये भी क्या है, फोर्सफुली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस है। आप ये कह सकते हैं इनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। फिर जैसे ही हम आगे की ओर देखते हैं तो ये जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहा है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इन दोनों से कंपैरेटिवली ज्यादा है। यहां डिस्टेंस कम था, यहां डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा हो गया, फोर्स डिक्रीज हो गया, ये लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस है, तो क्या हो सकता है, ये कहीं पर भी घूम सकता है। ठीक है ना, इट इज फ्री टू मूव इनसाइड दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और चूंकि ये इजीली मूव करता है, मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसके कारण क्या हो सकती है, करंट फ्लो हो सकती है। तो करंट क्यों फ्लो होती है, उसका रीजन क्या है बच्चों, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसके अंदर बच्चों, किसके अंदर, हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होती है वो किसके कारण फ्लो होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होती है। लेकिन अगर आप मटेरियल को चेंज कर दो, मटेरियल को चेंज कर दिया, इसका मतलब क्या बोलेंगे बच्चों, जैसे इलेक्ट्रोलाइट ले लो। इलेक्ट्रोलाइट तो समझते हो, क्या होता है, आपने अगर फिजिक्स लैब में अगर आप जाएंगे ना तो आपको दो तरीके के सेल दिखाई देंगे, एक लैक्लांसी और एक डैनियल सेल। ठीक है, उनके अंदर जो आप कह सकते हैं जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है ना, लैक्लांसी सेल में NH4Cl का होता है, अमोनियम क्लोराइड का लिक्विड सॉल्यूशन होता है, और डैनियल सेल में CuSO4 का लिक्विड सॉल्यूशन होता है। उस लिक्विड सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में भी करंट फ्लो होती है, किसी भी सेल के अंदर भी क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो वो करंट जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्लो हो रही होगी वो ड्यू टू आयंस होगी। ये बात ध्यान में रखना, वहां इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, वहां पे करंट फ्लो होगी, बिल्कुल नो डाउट होगी, लेकिन वहां पे किसके कारण, तो हम बोलेंगे वहां पर होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आयंस कैसे बना, तो देखो ये जो सोडियम था, समझना इस चीज को ऐसे समझ लो कि आयंस कैसे बना। तुमने बोला ये सोडियम था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो भैया एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी बनाता है पॉजिटिव आयन, तो सोडियम विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो ये जो सोडियम जिससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है वो पॉजिटिव आयन बन गया है, और जिसने इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया होगा वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, जैसे Cl क्या करता है, क्लोरीन क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, इसलिए नेगेटिव आयन बन जाता है। तो ये इसी तरीके से काम करता है भैया, पता चल गया। इलेक्ट्रोलाइट में किसके कारण फ्लो होगी बच्चों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। अगर यही केस हम बात करें सेमीकंडक्टर्स में, किसमें बच्चों, सेमीकंडक्टर्स में, तो सेमीकंडक्टर्स में करंट क्यों फ्लो होती है। सेमीकंडक्टर आपने वैसे तो 11th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर 11th की केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है तो फिर आप पढ़ेंगे डायरेक्ट फिजिक्स के सबसे जो एंड वाला चैप्टर ना आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें हम पढ़ेंगे। तो वहां पर भी सेमीकंडक्टर, वो पूरा का पूरा चैप्टर सेमीकंडक्टर का है, वहां पर जो करंट फ्लो हो रही है इन मटेरियल्स में वो फ्लो हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्यों फ्लो हो रही है, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स के कारण। ऐसे ही अगर हम गैसेस की बात करें कि किसी गैस में भी क्या हो सकता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो अगर गैसेस की बात की जाए, ये फर्स्ट, इसे कहते हैं फर्स्ट, इसे कहते हैं सेकंड, इसे कहते हैं थर्ड, और ये फोर्थ गैसेस का ध्यान में रखिएगा। गैसेस में क्यों होती है, तो हम बोलेंगे गैस में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस ये ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोलाइट वाला क्वेश्चन आप देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो किसके कारण फ्लो हो रही है। फिर यहां पर दे दिया उसने क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। दूसरा ऑप्शन दे दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तीसरा ऑप्शन दे दिया इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण, और थर्ड ऑप्शन दे दिया इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, पॉजिटिव आयंस का। ठीक है, तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन वाला चूज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, डन हो गया। चलिए, तो यहां पर हमने एक बेसिक पार्ट पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो हो रही है। हम कंडक्टर्स की बात करेंगे इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, उनको भूल जाओ। ठीक है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि इनमें किसके कारण फ्लो होती है, ड्यू टू दीज थिंग्स।
ठीक है, चलिए तो अब कंडक्टर्स की बात करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस है। अरे 10th में यही तो पढ़ा था ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यही पढ़ा है, इसको इतना ही ध्यान में रखो। 12th के पर्पज से या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से है ना, आप इतना दिमाग में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा दिमाग में रखने की आवश्यकता भी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, इससे काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, ये उतार लिया, टेक दिस स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का। अब देखिए, तो हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है क्या। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सारी बुक्स में इसे कैपिटल आई के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, बहुत सारी बुक्स में इसे स्मॉल आई के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। आप जिससे भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं चैप्टर में, वो पूरा एक सिंबल टिल द एंड यूज कीजिएगा। आप स्मॉल आई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ flow of charges through any cross section area is known as electric current। यही पढ़ते हो क्या? ऐसा ही पढ़ते हैं। चलिए, अगर ऐसा है बच्चों तो करंट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, I इज इक्वल्स टू व्हाट, Q डिवाइडेड बाई T, Q डिवाइडेड बाई T। ये बेसिक फॉर्मूला है करंट का जो आपको यूज करना है। हर जगह हम इसी का ही यूज करने वाले, ऑलमोस्ट हर जगह हम इसी का ही यूज करेंगे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग चार्ज फ्लो हो रहा होता है ना। किसी कंडक्टर से अलग अलग टाइम पर अलग अलग चार्ज फ्लो हो रहा होता है। वो कैसे भी पॉसिबल है भैया, आपने बैटरी चेंज कर दी, आपने कुछ वेरिएबल बैटरी ले ली, वेरिएबल बैटरी से ऐसा पॉसिबल है। उस केस में हम करंट का एवरेज देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या होता है, तो कुछ ऐसा, टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ और कितने टाइम में फ्लो हुआ, है ना। टोटल चार्ज जितना फ्लो हो रहा है उस टाइम इंटरवल में, और उस टाइम इंटरवल का क्या कर दो, डिवाइड लगा दो, आपको क्या मिल जाएगी, करंट की वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज एवरेज करंट। ठीक, फिर इसी के बाद में आता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या, आपको बोल दिया कि करंट फ्लो हो रही है 10 मिनट्स तक, और आपको बोला कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर से t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर कितनी करंट फ्लो हो रही थी। एक पर्टिकुलर टाइम दिया आपको, फिक्स टाइम के ऊपर कितनी करंट फ्लो होती है, दैट इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस करंट। उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। और इसका फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, ऐसा लिखा जाएगा। आप इसे INS लिख सकते हैं। वैसे ये फॉर्मूला आता कहां से है, तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ यहां से लिया जाता है। I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, हम बोलते हैं टाइम इंटरवल तो है ही नहीं, ये फिक्स टाइम हो गया, है ना। आपको तो फिक्स t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड बोला, ऐसा नहीं बोला ना 5 सेकंड टू 10 सेकंड के बीच में करंट निकालो, ऐसा नहीं बोला। उसने डायरेक्ट फिक्स बोल दिया कि देवताओं एक ही काम करना है आपको, तो इतने टाइम के ऊपर काम करो, तो उसने टाइम इंटरवल दिया ही नहीं। ठीक, तो फॉर्मूला तो हमारा यही था। फॉर्मूला क्या है, यही है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, या फिर डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल टी। लेकिन इसमें टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, टेंस टू 0 होना चाहिए, क्योंकि टाइम इंटरवल तो 5 सेकंड फिक्स हो गया, है ही नहीं टाइम इंटरवल। ठीक, तो टाइम इंटरवल है नहीं, तो हमने बोला यहाँ पे एक लिमिट लगा दो, क्या भाई, ये टाइम इंटरवल टेंस टू 0 होना चाहिए। ठीक, ये लिखने के लिए है, थियोरेटिकल लिखने के लिए है, लेकिन हम सॉल्यूशन कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो इसे I लिख लो, I इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। इन क्वेश्चन से हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ये जो फॉर्मूलाज है ना, इनसे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। Q का एक फॉर्मूला आपने बहुत पहले भी पढ़ रखा होगा, क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चैप्टर फर्स्ट था, नहीं था। ठीक, तो यहां से Q का एक फॉर्मूला आपने ये लिख लिया, NE डिवाइडेड बाई T, डन हो गया। तो I का फॉर्मूला क्या हो गया, NE डिवाइडेड बाई T, क्योंकि Q की वैल्यू हमने पुट कर दी। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, how many electrons are flown through that particular conductor in that particular time,
ठीक है, हमें ये पता चल जाएगा कि इतने टाइम में उस कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, अगर हमें करंट पता हो तो। और क्वेश्चन करेंगे हम इसके भी। ठीक है, ये क्लियर हुआ, डन है इतना। चलिए, अब ये सारी चीजें करने के बाद में जो सिंपल सा फैक्ट है ना, उसे दिमाग पे रखो। क्या फैक्ट है भाई? इसका आपको यूनिट पता होना चाहिए। करंट की यूनिट क्या होती है? तो इसकी SI यूनिट ध्यान में रखो। SI यूनिट क्या है करंट की? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। और एम्पियर वॉज द साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे एम्पियर। इसलिए जब भी आप एम्पियर को रिप्रेजेंट करो तो कैपिटल A से रिप्रेजेंट कीजिएगा। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, यहां से भी आप एक और ले सकते हो, Q डिवाइडेड बाई T है ना। Q चार्ज, कुलाम, T टाइम है, सेकंड, कुलाम डिवाइडेड बाय सेकंड, और कुलाम पर सेकंड इज अनदर यूनिट ऑफ करंट। ये भी एक यूनिट है। ठीक है, इसे आप और क्या लिख सकते हो? कुलाम पर सेकंड इज ऑल्सो नॉन एज एम्पियर बच्चों। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चंस में एम्पियर ही यूज करते हैं, तो इतना कोई दिक्कत है नहीं। चलो, इसका डायमेंशन क्या होगा? बताओ डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा बच्चों? ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी, आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में करंट भी एक है, इसलिए इसका डायमेंशन A ही है। बहुत सारी बुक्स में इसे A लिखा हुआ है, बहुत सारी बुक्स में इसे कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूंगा A यूज करो, आपको स्टैंडर्ड बुक्स में नॉर्मली A ही दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो डायमेंशन पता चल गया, डन। ऑल राइट, अब SI और जो नॉर्मली यूज होता है वो तो यहां तक हो गया। क्या होता है, कई बार CGS में भी काम चल जाता है। CGS में पूछ लेता है कि भैया इसका CGS यूनिट लिखो, तो फिर क्या करेंगे? देखो, तो मैं यहां पे फॉर्मूले से काम करने की कोशिश करूंगा। I इज इक्वल्स टू, समझना इस चीज को, Q डिवाइडेड बाई T था। हाँ, चलिए, CGS में काम कर रहे हैं। किसमें? CGS में काम कर रहे हैं। ठीक, Q डिवाइडेड कुलाम, इसका कुलाम था, और CGS में हम जब चल रहे थे तो स्टेट कुलाम लिख रहे थे। क्या बोल रहे थे? स्टेट कुलाम। तो इसकी यूनिट हमने लिखी स्टेट कुलाम, स्टेट कुलाम। और टाइम का तो सभी को पता है, चाहे CGS हो, चाहे MKS हो, चाहे दुनिया की कोई सी यूनिट हो, सेकंड ही चलेगा। ठीक है, और वो एक कुलाम पर सेकंड, दैट इज नॉन एज एम्पियर। तो हम बोलेंगे स्टेट एम्पियर। इसकी एक यूनिट क्या हो गई? स्टेट एम्पियर। डन, डन। ऐसे ही एक और यूनिट हो सकती है इसकी, CGS की एक और यूनिट जो जनरली यूज की जाती है, वो क्या है बच्चों? देखो, एक और I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T पे ही काम कर रहा हूं मैं। और इससे अगर मैं यूनिट देखता हूं तो चार्ज के लिए हम, आपको पता होगा, एब कुलाम भी यूज करते थे। डिवाइडेड बाय व्हाट? सेकंड। कुलाम पर सेकंड, दैट इज एम्पियर। सो इसका एक यूनिट हो गया एब एम्पियर, एब एम्पियर। हाँ, इनमें रिलेशन निकाला जा सकता है, एब एम्पियर और एम्पियर में, या स्टेट एम्पियर और एम्पियर में रिलेशन निकाला जा सकता है। किस तरीके से रिलेशन देखा जाना चाहिए वो भी हम यहां से समझ सकते हैं बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? देखो, वो समझाता हूं मैं। तो हमने बोला कुलाम पर सेकंड, दैट इज SI यूनिट, दैट इज एम्पियर, है ना। चलिए, तो हमने लिखा एम्पियर, एम्पियर इज इक्वल्स टू कुलाम पर सेकंड। रिलेशन, टॉपिक क्या है हमारे पास में? रिलेशन। चलिए, कुलाम को अगर मैं CGS में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, किसमें? CGS में, कि हाउ मेनी कुलाम्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी स्टेट कुलाम। कितना होता है भाई? 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कुलाम। होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? था, डिवाइडेड बाय सेकंड। ठीक, ये स्टेट कुलाम पर सेकंड है। स्टेट कुलाम पर सेकंड क्या होता है रे देवता हूं? एम्पियर होता है क्या? तो हमने बोला 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट एम्पियर। बताओ, हुआ नहीं हुआ? हो गया। इसका मतलब 1 एम्पियर वाकई में ज्यादा तो है, नो डाउट ज्यादा है। ठीक, चलिए आगे काम करते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट इसमें इस वाले में एब कुलाम वाले में चलते हैं। एब कुलाम वाले के अंदर आपको पता होना चाहिए 1 एब कुलाम इज इक्वल्स टू 10 कुलाम। यही है, तो मैं यहां से चालू करता हूं।
है ना, हमने बोला 1 एब एम्पियर, ठीक है, इसका ये फर्स्ट रिलेशन था और इसका ये सेकंड रिलेशन बता रहे हैं अपन। तो 1 एब एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 एब कूलाम डिवाइडेड बाय सेकेंड, ऐसा ही लिखा जाना चाहिए। चलिए काम करो, एब कूलाम, एक एब कूलाम कितना होता है, 10 कूलाम के इक्विवेलेंट होता है, तो हमने बोला 10 कूलाम, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड दैट इज एम्पियर, सो 1 एब एम्पियर is equals to 10 coulomb per second. It means that will be 10 ampere. पता चला? डन। इस तरीके से हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। उतारो इस चीज को, जल्दी से इस चीज को उतार लीजिए। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको सही लग रही होगी, अभी तक तो सही ट्रैक पे चल रहा है। जल्दी से इस चीज को उतारिए। चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आगे देखते हैं, इसको आगे डिस्कस करते हैं। सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। देखो अब इसके आगे हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर करंट और चार्ज में रिलेशन हमें पता है, दिखाई दे रहा है I इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी या फिर I इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, तो एक फैक्ट है। क्या फैक्ट है बच्चों, वो ध्यान में रखिए। हम लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट I इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, इट मीन्स Q इज इक्वल्स टू IT। ये एक फॉन्ट है हमारे पास में। इससे हमें ये पता चलता है, अगर आप 11th का कॉन्सेप्ट समझे, 11th में आपने पढ़ा था कभी कि जब आप वेलोसिटी पढ़ते हो तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट विल बी, इट विल बी v इंटू टी, ऐसा ही होगा। और हम ये बोलते हैं कि v और t के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन v एंड t, द एरिया ऑफ दैट ग्राफ, इस ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। करेगा नहीं करेगा? ऐसे ही यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। क्या भाई, करंट और टाइम के बीच में अगर आप ग्राफ बनाते हो तो उस ग्राफ का जो एरिया है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट और आ गया इस फॉर्मूला से, आया नहीं आया, है ना। और ये चीज बहुत अच्छी है, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि उस ग्राफ को ड्रॉ करने से हमें कितनी हेल्प मिलेगी, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। और उस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा भी और आपको शायद क्वेश्चन करने के लिए दूंगा भी, ठीक है। पता चला? तो हम लिख लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है हमारे लिए। क्या भाई, देखो, द एरिया ऑफ IT कर्व represent the charge, ठीक है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। हाँ, 12th क्लास के पर्पज से एक आध चीज और इंपॉर्टेंट है। वो क्या भाई, कई बार पूछ लेता है कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन दो, तो ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, इंटरनेशनल तो इतनी नहीं है, लेकिन तो भी हम यहां से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं वो समझिए। हम इस चीज को कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलाम डिवाइडेड बाय सेकेंड, है ना। ये एक डेफिनेशन है यहां पर। किसकी, 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 कूलाम डिवाइडेड बाय सेकेंड। अरे ऐसा ही तो लिख सकते हैं ना भाई, ऐसा लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ठीक। तो हम बोल सकते हैं अगर किसी कंडक्टर से, उसके किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम चार्ज पास हो जाता है तो उस कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी, है ना। इफ 1 कूलाम चार्ज
is passed through a conductor in 1 second, then the current will be 1 ampere. है ना, हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, if 1 coulomb charge pass through any cross section area in a unit time, then 1 ampere amount of current is flowing through that conductor. ठीक है, इस चीज को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है, देखो 1 कूलाम के अंदर कितना चार्ज होता है, कितने पॉइंट चार्ज होते हैं। 1 कूलाम अपने आप में चार्ज है, इसमें कितने पॉइंट चार्ज मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसमें कितने प्रोटॉन्स हो सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलाम में कितने 6.25 इंटू 10 to the power 18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो हो गया n, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, E से, और डिवाइडेड बाय क्या किया जाए, सेकेंड। If 6.25 into 10 to the power 18 electrons passes through that conductor in 1 second, इतने इलेक्ट्रॉन पास होने चाहिए। सोचो 1 एम्पियर कितना बड़ा है, वो दिमाग में रखो कि भाई इतने सारे इलेक्ट्रॉन और 1 सेकंड में अगर पास हो जाते हैं ना, तो फिर वो करंट कितनी होती है, 1 एम्पियर होती है। आप देखेंगे तो इंटरनेशनल डेफिनेशन भी यहीं से ही देखी गई है ना। जो 1 एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन जो अब नई चल रही है, वो यहीं से ही दी जाती है। ठीक है, इफ दिस मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू दैट कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द करंट विल बी 1 एम्पियर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये इंटरनेशनल डेफिनेशन के एक इंटरनेशनल डेफिनेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, वो वाली इंटरनेशनल डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, कोर्स के पर्पस से हम पढ़ेंगे उसे वैसा का वैसा, लेकिन अब जो नई 1 एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन है, वो बच्चों कुछ ये है। ठीक है, चलो, तो ये डन हो गया, इतना क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर ही होना चाहिए। एक और नोट ध्यान में रखें, क्या भाई, ये जो करंट की हम बात कर रहे हैं, करंट इज स्केलर और वेक्टर, कैसी है, तो आंसर है बच्चों, करंट जो है ना, वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी, स्केलर क्वांटिटी है। अब आप बोलोगे कि सर स्केलर का कोई रीजन, क्योंकि हम जब करंट को समझते हैं तो हम बोलते हैं कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल पास होती है। एक फिक्स डायरेक्शन हमने बताई, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, ऐसा कुछ पास होती है। या फिर हम ऐसा इसे बोलते हैं कि ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। करंट की डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, वो भी ध्यान में रखो, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये इसकी 3 डायरेक्शन हम नॉर्मली बताते हैं। 3 मतलब तीनों एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन लिखने के तरीके इसके 3 हैं। क्या भाई, करंट फ्लो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आउटसाइड द बैटरी, ये बात ध्यान में रखें, है ना। बैटरी के अंदर नहीं, बैटरी के अंदर तो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होती है। फिर दूसरा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इसका एक डायरेक्शन आपने 10th में पढ़ा था, बताओ क्या, कुछ ऐसा वहाँ समझाते हैं हम कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसका ये
पार्ट हमने बैटरी के प्लस से, दूसरा वाला हमने बैटरी के माइनस से जोड़ दिया, तो क्या होगा, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है। ऐसा ही बोलते हैं, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है। लेकिन कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की ओर फ्लो होंगे, आंसर है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसा कुछ इस तरीके से फ्लो होंगे, होंगे नहीं होंगे। ठीक, तो हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन फ्लो का और करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है बच्चों, अपोजिट है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, है ना। करंट फ्लोज इनटू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसके कारण फ्लो होती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो हो रही है यहाँ पे, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब पहली बार करंट को समझा गया था ना, तब हम इस फिनोमिना के ऊपर काम ही नहीं कर रहे थे। हमें पता ही नहीं था कि कंडक्टर में नेगेटिव चार्जेस के कारण करंट फ्लो हो रही है। हम तो पॉजिटिव चार्जेस की रामायण लेकर के चल रहे थे। पॉजिटिव चार्जेस तो बच्चों ऐसे ही जाते, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते, इसलिए हमें पॉजिटिव टू नेगेटिव ही करंट की डायरेक्शन ली पहली बार जब सोचा होगा। ये तो बाद में पता चला कि भैया यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स का रोल है ना, और इलेक्ट्रॉन्स तो हैं वो तो अपोजिट में फ्लो हो रहे हैं। तो फिर उनको क्या बोलते हैं, क्या बोले कि भैया अब हमने इतना सारा फिनोमिना बना दिया है करंट के ऊपर, उसको चेंज नहीं करेंगे, बस बोल दो कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में फ्लो होता है। ठीक है, उन्होंने इतने से इसको काम को खत्म किया। वो अपने जो आगे का इतना सारा काम कर सकते थे ना, कर चुके थे, उसको खराब नहीं करना चाहते थे। ठीक है, चलिए, तो into opposite direction, opposite direction of flow of electrons। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की, तो हम बोल रहे हैं फिक्स है भाई, डायरेक्शन फिक्स है, इसके पास में मैग्नीट्यूड है, फिर भी ये स्केलर क्यों है, ऐसा क्यों। तो भाई वेक्टर होने के लिए तीसरा एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए इसका तीसरा एलिमेंट समझिए। पहला एलिमेंट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट उसके पास में डायरेक्शन होना चाहिए, तीसरा एलिमेंट इट शुड फॉलो द अलजेब्रिक लॉज ऑफ वेक्टर्स, है ना। हमने वेक्टर्स में 2 से 3 लॉ पढ़े थे, आपको पढ़ा होगा। वेक्टर समीशन का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। होता है नहीं होता, होता है, वो ट्रायंगुलर लॉ था। ठीक है, ऐसे ही पैरेललोग्राम लॉ भी है ना। अरे था नहीं था देवताओं, वहां पे हमने पढ़ा है क्या भाई, आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, या फिर इसका मैग्नीट्यूड आप दोगे तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos ऑफ थीटा। अगर करंट वेक्टर है तो उसको ये चीज फॉलो करनी ही पड़ेगी, उसे वेक्टर लॉज को फॉलो करना ही पड़ेगा। बट इट डजंट, ये फॉलो ही नहीं करती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है, समझाता हूं मैं इस चीज को। देखो क्या हुआ यहां पर ये कुछ ऐसा हुआ बच्चों, जैसे ये करंट मान लीजिए ये 5 एम्पियर है, और यहां पर और 2 ब्रांचेस ऐसे और अपन ने निकाल दी, एक लाइन यहां से आ रही, एक इधर चली गई। ठीक, तो इसमें I1 करंट है और इसमें I2 करंट है। ठीक, और I1 और I2 वायर्स में, ये दोनों वायर और ये भी वायर ही एक तरीके का। ठीक, इस वायर के अंदर ये जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। और ये रिजल्टेंट अगर मैं देखता, ये I करंट रिजल्टेंट अगर करंट होती तो ये जो I रिजल्टेंट करंट होती, इट शुड बी लाइक दिस, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos ऑफ थीटा, और उसका क्या अंडर रूट, ऐसा करते हैं। ठीक, और ये ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। यहां पर अगर 5 एम्पियर है तो शायद इसमें 2 एम्पियर जाएगी, इसमें 3 एम्पियर जाएगी। ठीक, और यहां पर आप एंगल मान लीजिए 60 डिग्री। चलो करके देखो, हमने किया I1 की वैल्यू 2 है, 2 है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 इंटू 3 इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2 होती है मेरे हिसाब से, होती है नहीं होती है। चलिए काम करते हैं, ये कितना हो गया
13, फिर ये cos 60 की जगह 1/2 लिख देता हूँ मैं, कैंसिल, ये 6 हो जाएगा, ये आ गया √19। लो भैया √19 कितना होगा, इट इज़ ऑलमोस्ट 4.4 4.5 ऑलमोस्ट, ठीक है, इसके आसपास का है, जबकि ये करंट कितनी है 5 एम्पियर की है। ये देखो, ये अगर फॉलो करती तो भैया ये 5 एम्पियर आना चाहिए था यहाँ। अगर लॉ को फॉलो करते तो ये 5 एम्पियर आता भी, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते 5 एम्पियर निकलता, लेकिन निकलता ही नहीं। तो इसका मतलब ये है ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती है, इसलिए करंट क्या है, स्केलर है। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। पता चल गया रीजन क्या है, वाई करंट इज नॉट वेक्टर, इट इज स्केलर क्वांटिटी। वाई सो, बिकॉज करंट हैज मैग्नीट्यूड, करंट हैज डायरेक्शन, बट इट डजंट फॉलो द वेक्टर लॉज, है ना, इट डजंट फॉलोज द वेक्टर समीशन लॉज और एल्जेब्रिक लॉज ऑफ वेक्टर। ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हैं इसे। चलिए डन हुआ ये, क्लियर, ओके। अब इतना पढ़ने के बाद में आज फाइनल थ्योरेटिकल पोर्शन मतलब एक फॉर्मूला ही है, उसको आगे और डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, क्या भाई, I इज इक्वल्स टू DQ डिवाइडेड बाय DT होता है ही नहीं होता, तो DQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IDT होगा, नहीं होगा रे, होगा। चलिए, तो अगर मेरे को Q चार्ज निकालना हो तो एक तरीका ये भी तो है नहीं है। अगर मेरे को I की इक्वेशन T के टर्म में लिखी हुई हो, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें I की इक्वेशन T के टर्म में लिखी हुई होगी, तब हम चार्ज को कैसे निकालेंगे, तो ये तरीका है। और यहाँ पर हम बोलेंगे T1 से लेकर T2 तक, जो भी टाइम उसने दे रखा हो, 0 to 5 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड, 2 to 3 सेकेंड, 2 to 5 सेकेंड, जो भी दे रखा हो वो T1 और T2 के रेस्पेक्ट में अपन देख लेंगे। ये होगा टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज का एक तरीका ये, टोटल चार्ज का एरिया वाला तरीका ये, इस तरीके से निकाला जाएगा। पता चल गया, डन हुआ ये। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इंपॉर्टेंट टास्क अपन डिस्कस कर चुके हैं, आज का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब एक साथ करेंगे न्यूमेरिकल, जो इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, चलो उतारो इसे, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसका एक छोटा सा पॉइंट और रिमेनिंग है, जिसके ऊपर भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, वो समझ लेते हैं। क्या है बच्चों, वो देखिए। और ये एक अच्छा पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इससे बहुत सारी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो समझिए। क्या टास्क है वो देखो। ये कुछ ऐसा है, मैं इसको पूरा ही रब कर देता हूं। देखो ये कोई वायर है, मान लेते हैं, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, कहीं किसी मटेरियल में कुछ ऐसा टास्क हो रहा है कि यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल होगा और इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल मान लीजिए, मतलब इस तरफ हायर पोटेंशियल है, इस तरफ लोअर पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की ओर फ्लो करेंगे, तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टू कहाँ की ओर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट जा रही है ऐसा, इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसा। अरे ऐसे ही फ्लो करेंगे ना। चलो उस पर्टिकुलर मटेरियल में लेट सपोज करो अगर पॉजिटिव चार्ज भी होता और वो पॉजिटिव चार्ज भी मूव करने के लिए फ्री होता, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी फ्री चार्ज की तरीके से होता, तो क्या होता, तो हम बोलते फिर वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ की ओर जाता, कुछ ऐसा, मतलब प्रोटॉन्स मान लो पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो, और करंट की डायरेक्शन में, ठीक। अब ये समझिए, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, अब समझना इस चीज को, इलेक्ट्रॉन्स ऐसा, पॉजिटिव ऐसा, दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? बताओ इसमें करंट फ्लो होगी या नहीं होगी, बताओ जल्दी से, क्या होगा? नहीं होगी, है ना, नहीं होगी, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, है ना। नहीं भैया ऐसा नहीं है रे, ऐसा नहीं है। आपको किसके ऊपर गौर करना है, आपको गौर करना है कि दोनों के कारण करंट की डायरेक्शन क्या है,
दोनों के कारण करंट की डायरेक्शन क्या है? तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट की डायरेक्शन ये रही, प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज के कारण करंट की डायरेक्शन वो भी ये रही। अरे दोनों के कारण सेम डायरेक्शन है करंट की, ये तो एडअप होनी चाहिए थी। ये क्या होनी चाहिए थी? एडअप होनी चाहिए थी। ये कैंसिल नहीं करेंगे करंट को, ये क्या करेंगे? ऐड कराएंगे, इंक्रीज करा देंगे करंट को। ध्यान में रखना इस चीज को। ये पूछता है कि प्रोटॉन्स ऐसा जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स ऐसा जा रहे हो, तो क्या उस पर्टिकुलर मटेरियल में करंट फ्लो होगी? बच्चे बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जीरो कर दो। नहीं भाई, जीरो नहीं है, तो एडअप हो गया यहाँ पे करंट। और कैसे देखा जाएगा? तो हमने बोला ये जो टोटल नेगेटिव चार्ज है इसको मैं क्यू नेगेटिव बोल देता हूं, और ये जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है इसे अपन ने बोल दिया क्यू पॉजिटिव चार्ज। और टी टाइम में फ्लो हो रहा है। कितने टाइम में? टी टाइम में। तो नेगेटिव चार्ज के कारण जितनी करंट फ्लो हुई Q डिवाइडेड बाई टी, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जितनी करंट फ्लो हुई अगेन Q डिवाइडेड बाई टी। इन दोनों का क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि करंट इज फ्लोइंग इनटू द सेम डायरेक्शन। करंट तो दोनों के कारण सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इस चीज को ध्यान में रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे लिए। डन हुआ? डन हुआ। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज को, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपन लगातार न्यूमेरिकल करना चालू करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। डन हुआ? ओके। चलिए क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है वो देखो। In a given time of 10 seconds, 40 electrons pass from right to left, and the same time interval of time 40 protons also pass from left to right. Is the average current zero? जो मैंने बोला था अभी। If not, then find the value of average current. देखिए क्या बोल रहा है वो। In a given time interval, कौन सा टाइम इंटरवल है? 10 सेकेंड का। तो t इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में देखिए t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड दिया हुआ है। कितना? 10 सेकेंड हमें दिया हुआ है। चलो आगे वो बोल रहा है कि अगर मैं मटेरियल को ऐसा मानूं, इस तरीके से मटेरियल को हम मान ले, और इस मटेरियल में राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये राइट है, ओके, राइट टू लेफ्ट ऐसा आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसा आ रहे हैं जैसा अपन ने अभी बनाया था, इस तरफ है। और प्रोटॉन्स कैसा जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट, ऐसा। इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट, प्रोटॉन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो करंट कहाँ की ओर जाएगी? आंसर है लेफ्ट टू राइट जाएगी। करंट तो यही जा रही है, यही है। चलिए तो क्या होगा? वो बोल रहा है इज द एवरेज करंट जीरो? नो, नहीं, ऐसा है ही नहीं। फिर इफ नॉट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। अरे वो तो बहुत सिंपल हो गया। आई इज इक्वल टू क्या? क्यू ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। चलिए 40 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, 40 प्रोटॉन्स दे रखे हैं। Q इज इक्वल्स टू एन का कॉन्सेप्ट याद है क्या? चलिए तो नेगेटिव चार्ज के लिए n कितने हैं? 40, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? E 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। डन हुआ। डिवाइडेड बाय t की वैल्यू कितनी है रे देवताओं? 10 सेकेंड है। ठीक, प्लस हाँ भाई प्रोटॉन्स कितने हैं? 40, और प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है बच्चों, सेम है, मैग्नीट्यूड में ही काम करेंगे। टी की वैल्यू अगेन 10, ये तो कैंसिल हो गया। अरे इससे इसको काट दो। ठीक है, ऐसे कट रहा नहीं है, वो तो मैंने काट दिया। ऐसे कट रहा नहीं है, ऐसे कट रहा है। ठीक है, कैंसिल हो गया। चलो 16 4 64 हो गया क्या? इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस अगेन 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19। कॉमन आएगा क्या? तो क्या होगा? 10 टू द पावर -19 को कॉमन लिया, 6.4 प्लस 6.4, ये कितना हो गया रे? 12.8 इंटू 10 टू द पावर -19 एम्पियर। दिस मच करंट विल फ्लो ड्यू टू electrons and protons which are moving from right to left or left to right. Okay, क्लियर हुआ ये? डन? चलिए तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ कांस्टेंट करंट ऑफ 4
एम्पियर। कांस्टेंट करंट है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। और 4 एम्पियर, आई की वैल्यू कितनी दे रहा है? 4 दे रहा है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। तो कितना बोला उसने? I इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, passes through a wire for 8 सेकेंड। कितने टाइम के लिए पास हो रही है? 8 सेकेंड के लिए पास हो रही है। फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर इन द गिवन टाइम इंटरवल। इतने टाइम इंटरवल में इतनी करंट फ्लो हुई तो कितना चार्ज फ्लो हुआ? Q इज इक्वल्स टू आई टी। 10th लेवल का सवाल है। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 32 कूलम मेरे हिसाब से आएगा। चलिए, डन हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है? अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। एक वायर से कितनी करंट फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। व्हाट इज द चार्ज दैट हैज फ्लोड थ्रू इट क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड। कितना चार्ज उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड के अंदर क्या हुआ? पास हुआ। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस करस्पॉन्ड्स टू। और उससे कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए ये भी कैलकुलेट करना है। चलो, चार्ज का तो सीधा सीधा हो गया, Q इज इक्वल्स टू आई टी। डन हुआ क्या? I की वैल्यू 2 × 1 दैट इज 2 कूलम। डन। अब ये समझिए, इस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 × 1 कूलम लिख सकता हूं। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं रे? कितने होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इतने ही होते हैं ना। तो अगर मैं n लिखूं तो या तो ऐसा करो, क्या भाई, Q इज इक्वल्स टू n ही देखो, फिर इसको लिखो 2 × 1 या फिर 2 लिख दो, और फिर n की वैल्यू निकालो 2 डिवाइडेड बाय e करके। एक तरीका तो ये है जो आप कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये बोलूंगा कि इस चीज को यहां से रिप्रेजेंट करो। e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 रखना। मैं आपको बोल रहा हूं कि एक चीज आपको हमेशा से पता है, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 × 10⁻18। तो यहाँ पे कितने हैं? 2 कूलम है। तो 1 कूलम में इतने, तो 2 कूलम में कितने होंगे रे? कुछ इतना क्या होंगे? नहीं होंगे। 2 से मल्टीप्लाई करो इसे, इतने इलेक्ट्रॉन पास होंगे भैया। सिंपल, निहायत ही सिंपल। आया नहीं आया? चलिए, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, और सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन जैसे ही देखते हो सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्या बोल रहा है वो। करंट इन अ वायर वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन। और रिलेशन आपको दिया हुआ है। रिलेशन देखिए क्या है, कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल आई से लिख रहा है, मैं भी स्मॉल आई से लिख लेता हूं। ये कुछ ऐसा है, 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर पर सेकेंड इंटू टी। ये यूनिट लिख रहा है वो, है ना। तो आप चाहो तो एक बार के लिए 3 + 2t लिख करके काम कर सकते हो। फिर हाउ मैनी कूलम ऑफ चार्ज, फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। हाउ मैनी कूलम्स ऑफ चार्ज पास अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। आपको बोल रहा है एक टाइम इंटरवल है आपके पास में, t1 की वैल्यू 0 है, t2 की वैल्यू 4 सेकेंड है, और इस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज पास होगा अगर इतनी करंट फ्लो हो रही है तो। ठीक है, तो हमने बोला हमें चार्ज के लिए एक चीज हमेशा से पता है, क्या भैया? Q इज इक्वल्स टू आई डी टी, T1 to T2 है क्या? इंटीग्रेशन है, ध्यान में रखिएगा। x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है रे? x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, ऐसे ही dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। ये चीज ध्यान में रखें। बस यहाँ पे x की जगह t है, तो जहां जहां हमने x लिखा है उसकी जगह t लिख लीजिएगा, और कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो काम करना चालू करते हैं। हमें चार्ज निकालना है उस टाइम इंटरवल में। अब देखो चार्ज ऐसे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि करंट चेंज हो रही है, करंट टाइम के साथ में चेंज हो रही है, इसलिए कांस्टेंट चार्ज नहीं फ्लो हुआ।
अलग अलग चार्ज अलग अलग टाइम पे फ्लो हुआ है, इसलिए हम टोटल चार्ज को इस तरीके से निकाल रहे हैं। तो I का कितना लिखेंगे 3 + 2t और कहाँ से लेकर कहाँ तक 0 to 4 और dt। I की वैल्यू dt से मल्टीप्लाई 0 to 4 लिमिट लगाया, फिर dt को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 0 to 4 और यहाँ पर लिखेंगे 3dt प्लस 2t dt मल्टीप्लाई किया और 0 to 4 इंटीग्रेशन लिमिट। ठीक है, 3 कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकालिए, सिर्फ और सिर्फ dt आएगा यहाँ पर, और 0 to क्या 4 और 2 कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकालो 0 to 4 t dt इंटीग्रेट करो, dt का क्या आएगा t आएगा, dt का t आएगा, और 3 यहाँ पर ऐसा का ऐसा 0 to 4 प्लस 2t पावर कितनी है 1 है, 1 करो यहाँ पर 1 1 लिख लो, पता चल गया क्या t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इतना ही आएगा 0 to 4। डन। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, t की जगह वैल्यू पुट करेंगे, t की जगह एक बार 4 पुट करो, -0 लोअर लिमिट कर दिया, प्लस 2 को बाहर निकाला 2/2, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल सकते हो आप, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल सकते हो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी थी 4, 4 का क्या स्क्वायर -0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। चलो काम करें क्या, ये तो कितना आ गया 12 आ गया ना रे, प्लस 16 हाउ मच 28 कूलम चार्ज पास हुआ भैया उस टाइम इंटरवल में। चलो आगे देखो, what constant current would transport the same charge in same time interval। वो बोलता है कि इतने ही चार्ज को इतने ही टाइम इंटरवल में फ्लो करवाना होता, लेकिन करंट कैसी कांस्टेंट होनी चाहिए। ये कैसी थी, टाइम के साथ में वेरिएबल थी। करंट अगर कांस्टेंट हो तो उस कांस्टेंट करंट की वैल्यू क्या होगी, इसका सेकंड पार्ट I = Q डिवाइडेड बाई T रे, Q की वैल्यू 28 डिवाइडेड बाई 4, देख लो कितना आएगा 7 आएगा क्या 7 एम्पियर करंट शुड फ्लो, है ना। उससे कितना करंट का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए था, 7 एम्पियर करंट का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए था 4 सेकंड के अंदर, तो भी इतना ही चार्ज 28 कूलम चार्ज ही पास होता। ठीक है, हुआ डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, और फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाह चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं ये बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और अपन धीरे धीरे ही लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। चलो फाइनल क्या बोल रहा है, पैटर्न देखो। करंट पासिंग थ्रू अ वायर डिक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 इन 4 सेकेंड। देखो बहुत अच्छी बात कह दी भैया, बहुत अच्छी, मतलब एक ग्राफ बन सकता है टाइम और करंट के बीच का। क्या बोल रहा है कि 10 एम्पियर की करंट थी और वो 10 एम्पियर की करंट 0 से लेकर 4 सेकंड के अंदर 0 हो जाती है, तो हमने बोला शायद 10 एम्पियर यहाँ मान लिया, और 0 सेकंड के ऊपर वो 10 एम्पियर थी। लेकिन जैसे ही 4 पे आए, 4 सेकंड पे आए, ठीक, वो 0 हो गई करंट और लीनियरली डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब भाई साहब बताओ बन सकता है नहीं बन सकता। फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन द गिवन टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल में उस वायर से कितना चार्ज पास हुआ, याद आया क्या। अगर ग्राफ बना सकते हैं तो चार्ज भी तो निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ IT कर, याद आया बच्चों, बोला था नहीं बोला था। क्या होगा, ट्राइंगल है, वो भी कैसा है 90 डिग्री वाला है, राइट एंगल ट्राइंगल है। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना 4, हाइट कितनी 10, इससे इसको कट किया 2 आया, 20 कूलम चार्ज विल पास। हो गया क्या, छोटा सा सवाल। चलिए डन। ओके आई थिंक अब तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इन द बोर मॉडल। अब आपको बोर मॉडल पता होना चाहिए।
मैं पढ़ाऊंगा नो डाउट, लेकिन आपने केमिस्ट्री में 11th क्लास की केमिस्ट्री में बोर मॉडल को डिस्कस किया था नहीं किया था बताओ? किया था ना? तो वहाँ से आप इस चीज़ को रेफरेंस ले सकते हो एक बार के लिए। इन द बोर मॉडल द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम moves in circular orbit of radius 5.3 into 10 to the power minus 11 meter with a speed of 2.2 into 10 to the power 6 meter per second. Determine its frequency and current I in the orbit. बहुत सिंपल सवाल है। देखो क्या बोल रहा है, समझते हैं इस चीज को। ये हाइड्रोजन का प्रोटॉन मान लो, न्यूक्लियस, और इसका ये ऑर्बिट मान लेते हैं। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है रेडियस वाली r, जिसे हमने कहा, ये r इस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर, जो कि बहुत कम है, इतनी होती है बच्चों, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो स्पीड कितनी है? 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा है। क्या बोल रहा है बच्चों वो समझिए। वो बोल रहा है डेटरमाइन इट्स फ्रीक्वेंसी f एंड करंट I इन द ऑर्बिट। चलो मैं दोनों एक साथ ही आपको बता दूंगा कैसे काम करेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1 टाइम इंटरवल, टाइम पीरियड जिसे हम बोलते हैं। एंड टाइम पीरियड क्या होगा? तो एक रिवॉल्यूट, मतलब एक पूरा का पूरा पाथ, सर्कुलर पाथ ट्रैवल करने में उसे जितना टाइम लगा ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, है ना। द टाइम टेकन फॉर वन सिंगल रिवॉल्यूशन बाय एनी पार्टिकल इज नॉन एज टाइम पीरियड। एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। और देखो अब अगर ये पूरा रिवॉल्यूट हुआ तो हमने बोला कि 2πr डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस कितना? 2πr। टाइम कितना? t। स्पीड कितनी? v। So time is equals to distance, that is 2πr divided by speed। स्पीड कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी? बताओ भाई, पता चला फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? पता चला क्या? v डिवाइडेड बाय 2πr। एम आई करेक्ट? यस आई एम। चलो v की वैल्यू कितनी? 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, r की वैल्यू 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। सॉल्व कर लो, आप कर सकते हो। 1.1 कैलकुलेशन आपके भरोसे है। डन हुआ। ऑलराइट, करंट I इज इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय t एंड 1/t इज इक्वल्स टू f। तो इसका मतलब q इंटू एफ विल बी द फॉर्मूला। होगा नहीं होगा? तो जो भी यहां से आंसर मिले उसे किससे मल्टीप्लाई करना है? Q से। व्हाट इज Q? द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड विद द फ्रीक्वेंसी, दैट इज दिस मच। कितना? 1.1 इंटू 10 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाय 5.3। This much amount of current will flow through a single electron when it revolute or it is moving around a circular path। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है उस समय कितनी करंट फ्लो होती है, उसका फॉर्मूला Q/T है। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं, जब हम डीसी की बात करते हैं, डीसी करंट की स्टेडी स्टेट करंट होती है जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, उस करंट के लिए हम ये फॉर्मूला Q डिवाइडेड बाय T की बात करते हैं। लेकिन जब हम AC की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की, इसके अंदर रिवॉल्यूट कर रहा है ना, इसके अंदर रोटेशन मोशन आ गया, और जब फ्रिक्वेंसी हो, करंट में फ्रिक्वेंसी हो, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Q इंटू एफ। ठीक है, चलिए डन हुआ। अब देखो बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सामने दिखाई देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पास थ्रू अ सेक्शन ऑफ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 0.7 एम्पियर। थोड़ा सा समझिए, कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास होंगे किसी भी क्रॉस सेक्शन से, अगर उसमें करंट कितनी जाए रे? 0.7 एम्पियर। एक सिंपल सी चीज बताई थी, मैं बोल रहा था कि अगर 1 एम्पियर करंट, समझना, अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे? आंसर है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 80। 1 एम्पियर से इतने करंट फ्लो, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे पर सेकंड। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड।
यही है, यही बताया था मैंने। तो फिर 0.7 एम्पियर से कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दूं क्या, 6.25 इंटू 10⁻18 मल्टीप्लाइड विद 0.7, दिस मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इनटू 1 सेकेंड। सिंपल सा है भैया, मल्टीप्लाई कर दो। वो बोलता 20 एम्पियर से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते पर सेकंड, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते। 30 एम्पियर से कितने होते, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देते। ये सिंपल सा ट्रिक याद रखो, काम खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखो, अ करंट ऑफ 3.6 एम्पियर फ्लो थ्रू अ ऑटोमोबाइल हेडलाइट, हाउ मैनी कुलाम्स ऑफ चार्ज, क्यू की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, फ्लो थ्रू द हेडलाइट इन 3 आवर्स। अब देखो इस सवाल में 3 आवर्स लिखा हुआ है, आवर्स किस में कंप्लीट कन्वर्ट होने चाहिए थे, सेकंड्स में कन्वर्ट होने चाहिए थे। तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, उस सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्यू कैलकुलेट करना है। और क्यू इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, आई टी, लेकिन ये टी किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला तो लिख चुका हूं, देखिए कुछ ऐसा होगा, 3.6 और टी की वैल्यू 3R है, तो इसको सबसे पहले मिनट में और मिनट को सेकंड में, और फिर ये यहां पे कुलाम लगा लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3, अ करंट ऑफ 7.5 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन अ वायर फॉर 45 सेकेंड। करंट आई की वैल्यू दे रखी है 45 एम्पियर, सॉरी 7.5 एम्पियर, सॉरी 7.5 एम्पियर, और टाइम कितना दे रखा है 45 सेकेंड। डन। चलिए, हाउ मच चार्ज क्यू इज इक्वल टू आई टी से निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर, जो भी क्यू आ जाए बच्चों उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 6.25 इंटू 10⁻18 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आए तो इतना इलेक्ट्रॉन पास होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इक्वेशन दे रखी है, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, हाँ, आई इज इक्वल टू 10 + 40। क्या पूछ रहा है बच्चों, फाइंड द चार्ज क्रॉस थ्रू अ सेक्शन एंड द टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 10 सेकेंड। आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके 0 to 10 कर दीजिएगा। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है जो अपन ने थोड़ी देर पहले किया था। फिर देखिए 6.1, इन एन इलेक्ट्रोलाइट द पॉजिटिव आयंस मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड नेगेटिव आयंस मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इज देयर अ नेट करंट, हाँ बिल्कुल है भैया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बिल्कुल है। इन व्हाट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि पॉजिटिव आयंस की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होगी, या जो नेगेटिव आयन है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज सॉरी जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन या फिर नेगेटिव आयन के अपोजिट में होगी, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस की डायरेक्शन क्या है बच्चों, पॉजिटिव आयंस की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, सो करंट विल पास टू लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। डन हुआ ये। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए इनफ है, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे इन क्वेश्चन की तो भैया करंट का बेसिक जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।